और चलिए सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हुए। आज अपनी पार्टी के लिए प्रचार भी करेंगे और आपको बता दें कि उससे पहले कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। सलाखों के पीछे 49 दिन गुजारने के बाद जब केजरीवाल जमानत पर बाहर आए तो बाहर का नजारा कुछ अलग ही था। केजरीवाल भी जोश से भर गए। जेल में बिताए गए पलों का एहसास नहीं रहा, न चेहरे पर कोई शिकन। छूटते ही मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। केजरीवाल को कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन कई शर्तें लागू भी हैं। जानकारी के मुताबिक 1 जून को चुनाव खत्म होते ही अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस बीच उन्हें सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय जाने से रोका गया है। इतना ही नहीं, एलजी की बिना इजाजत के किसी फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर सकते। शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका पर बयान नहीं देंगे और मामले के गवाहों से संपर्क भी नहीं करेंगे। वहीं केजरीवाल पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया तो बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोल दिया। इंडिया गठबंधन को इस फैसले से बहुत फायदा होगा। जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं। अंतरिम जमानत मिलना मतलब ये नहीं कि आप अपराध मुक्त हो गए। बड़ी खबर है, कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि उनके खिलाफ आरोप तय हो चुका है और कोर्ट का मानना है कि उनके अगेंस्ट पर्याप्त सबूत हैं और इस पर साक्षी मलिक का कहना है कि ये हमारे स्ट्रगल, ये हमारे संघर्ष की जीत है। केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को राउस रेवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह घिर गए हैं, क्योंकि 5 महिला रेसलर पीड़ितों के आरोपों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया गया है, जबकि एक महिला रेसलर के आरोपों से बरी कर दिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354 ए 506 पार्ट 1 के ऑफेंस पाया गया है और उस पर आरोप तय होंगे और विनोद तोमर जी के खिलाफ 506 पार्ट 1 के लिखा। कोर्ट ने ब्रजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो साक्षी मलिक ने इसे संघर्ष की जीत बताया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मई को होगी। और बात पीओके की करेंगे, जहां पीओके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान को लेकर यहां पर विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। यहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है जो सड़कों पर फूट रहा है। ये भीड़ पीओके में पाकिस्तान की दखलंदाजी के खिलाफ उमड़ी है। मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान तक हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी फौज की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ददियाल के मीरपुर में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से बवाल हुआ। पाकिस्तानी पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई। जवाब में सड़कों पर जुटी इस भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को घेर लिया। पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ी पलट दी। जमकर मारपीट हुई। पीओके के कई इलाकों में इस वक्त स्कूल कॉलेज बंद हैं। हालात बेकाबू हैं, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आज पीओके में बड़ी हड़ताल बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के बीच में छुरा भोंक रही है। जब तक मोदी जिंदा है, रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। काल एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता है। गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण इसको तबाह करके रखा हुआ है। जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है। 4 जून को सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। तो लोकसभा चुनाव में अभी 4 दौर का मतदान बाकी है। नए नए मुद्दों पर विवाद हो रहा है। इसी बीच देश की सियासत के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऑन द स्पॉट इंटरव्यू था। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री से हर वो सवाल पूछे जो इस वक्त आप पीएम से जानना चाहते हैं।
सबसे पहले आपको मोदी के इंटरव्यू की बिग ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं, फिर आपको ये पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे। बड़ी खबर ये है कि ये विस्फोटक इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एबीपी न्यूज पर अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेंडिंग टॉपिक पर खुलकर बात की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि संविधान की पीठ पर छुरा घोंप रही है कांग्रेस। इसके साथ ही टीएमसी को लेकर बात की और पीएम ने कहा कि टीएमसी ने अब सरेंडर कर दिया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पीएम ने कहा कि जब तक जिंदा हूं, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात की है। पूरा इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। 2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहां से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है। और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है, बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है, वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है। और मैं देख रहा हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें
सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुंच गए। लोकसभा में इस बार मैं क्लीन स्वीप देख रहा हूं, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए हैं उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया हैं, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं। सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है, और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते, और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हाँफने लग जाते हैं, ये हालत हुई है। और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसा आए कहाँ से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के पीठ में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं, हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। और मोदी की गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है। और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है। वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूँ मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे? 4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA का विजय होगा। दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उड़ीसा, ABP न्यूज। तो अभी आपने प्रधानमंत्री का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू देखा, लेकिन एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आज से हर शनिवार रात 9 बजे आप सच्चे किरदारों के साथ सत्ता के सबसे बड़े नायक की ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो आंखों देखी दास्तां पर आधारित है। नरेंद्र भाई नाम की टेलीफिल्म में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े उन किस्सों को देखेंगे जो अब तक अनकहे हैं। तो आज रात 9 बजे ABP न्यूज ट्यून करना मत भूलिएगा। जरूर देखिएगा नरेंद्र मोदी पर बना सबसे विशेष और सबसे शानदार शो नरेंद्र भाई शरद केलकर के साथ। केतली के साथ नंगे पांव दौड़, प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक की यात्रा पे एक साधारण संघ प्रचारक जो बन गया असाधारण प्रशासक। नवजात पार्टी का गुमनाम लीडर कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर। गुजरात मॉडल का रचनाकार अपने दम पर पलट दी सरकार। राजनीति के उस अपराजय योद्धा के अतीत का वो अनदेखा अनसुना अध्याय खुलने वाला है जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी कहती है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी की शख्सियत को डिकोड करने वाले कैरेक्टर कैमरे पर आ रहे हैं। पहली बार वो पात्र बोलेंगे जिन्होंने वडनगर के नरेंद्र को सत्ता के महाभारत का पार्थ बनते देखा। बस में से उतरे तो
वो साइकिल पर पीछे कैरियर पर बैठ जाते थे। वही आज का नरेंद्र भाई मोदी है। व्यक्ति को पहचानने की भयंकर तकलीफ थी। नरेंद्र मोदी के बारे में जो न किताबों में छपा न दस्तावेजों में दर्ज हुआ, अब उस चौंकाने वाले सफर का गवाह आप बनने जा रहे हैं। नरेंद्र भाई, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। पहली बार नरेंद्र मोदी की शख्सियत को करीब से पढ़ने और समझने की सबसे ईमानदार कोशिश की गई, जिसका पहला एपिसोड इस शनिवार रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर प्रसारित होगा। टीवी और फिल्मी दुनिया की सबसे बुलंद आवाज शरद केलकर के साथ कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। चलिए वडनगर से रायसीना तक की संघर्ष यात्रा पर। तो देखना मत भूलिए नरेंद्र भाई एबीपी न्यूज पर शनिवार रात 9 बजे और रविवार रात 10 बजे। नरेंद्र भाई। अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली की सियासत की करते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं। यानी 3 चरण के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के सियासी अभियान में नई जान आ चुकी है। केजरीवाल अब 3 हफ्ते तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसको फायदा होगा तो किसे नुकसान होगा। देखिए रिपोर्ट। हर तरफ चुनाव का शोर है, दावों वादों का जोर है, नेताओं के भाषण की गूंज है, बयानबाजी चरम पर है। और बच्चा है सालार का बेटा। 3 राउंड का घमासान खत्म हो चुका है। इस बीच एक नेता को काफी मिस किया गया, वो है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। चुनावी सरगर्मी शुरू होने के ऐन पहले वो दिल्ली आबकारी घोटाले में जेल में बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और 50 दिन बाद अंतरिम बेल पर बाहर निकले हैं। कोर्ट का आदेश आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता तिहाड़ जेल जुटने लगे। कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी थी, नारे लगे, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। केजरीवाल बाहर निकले, समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और अपने आवास के लिए रवाना हो गए। केजरीवाल के आवास पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा था। वहां जमकर आतिशबाजी की गई, ढोल बजते रहे, नारे लगते रहे। केजरीवाल भी कार की छत खोलकर सभी का अभिवादन करते रहे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर जोश हाई था और 50 दिन बाद पहला भाषण दिया। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। माहौल चुनावी है। चुनावी शोर में धर्म कर्म का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, लिहाजा केजरीवाल ने भी मौका नहीं गंवाया। हनुमान जी की कृपा से जमानत मिलने की बात कही और आज शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करने का ऐलान भी किया। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे, हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। केजरीवाल ने आगे का एजेंडा भी सेट कर दिया। आज वो दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज से ही दिल्ली में चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के कृष्णा नगर में तो शाम 7 बजे दक्षिणी दिल्ली के महरौली में रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और खासकर आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन को धार मिलेगी। इसे लेकर रणनीति तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। जमानत को बड़ी जीत बताते हुए पार्टी अपने प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएगी। आक्रामक शैली के लिए मशहूर केजरीवाल के हाथ में अभियान होने से माना जा रहा है कि चुनाव अब जोर पकड़ेगा।
केजरीवाल जहां भी प्रचार करने पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सीधा पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ शर्तों का हर हाल में पालन करना होगा। ये शर्तें क्या हैं अब आपको हम बताएंगे, क्योंकि इसके साथ ही बहुत सारे सवाल हैं कि अगर वो बाहर आए हैं तो वो शर्तें कौन सी हैं जो उनको माननी है। देखिए, सीएम ऑफिस सचिवालय वो नहीं जा सकते हैं और इसके साथ ही किसी फाइल पर वो साइन भी नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में वो दमखम दिखा सकते हैं, लेकिन किसी भी फाइल पर वो साइन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अगली शर्त है वो ये है कि जरूरी हो तो एलजी से अनुमति उनको लेनी होगी। अगर किसी फाइल पर साइन करना बहुत ही जरूरी है तो एलजी की अनुमति से ही वो साइन कर सकते हैं। केस को लेकर अपनी भूमिका के बारे में वो बयान नहीं दे सकते हैं। जो ये केस चल रहा है शराब घोटाले का, इसको लेकर, इसकी भूमिका को लेकर वो कोई भी बयान नहीं दे सकते हैं। किसी गवाह से वो संपर्क नहीं करेंगे। ये तमाम शर्तें हैं जो अरविंद केजरीवाल को माननी होगी जब तक वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में वो शामिल होने पर रोक नहीं है। चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं, पार्टी के लिए वोट की अपील जनता से कर सकते हैं। 2 जून को हर हाल में उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी कि वापस उन्हें जेल जाना होगा। 2 जून को बता दें आपको कि अंतिम दिन है जब उनको सरेंडर करना होगा।